अब देखिए अगला चैप्टर डाल लीजिए, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। तो देखिए भाई, प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, जानते हैं? कोई लोग बताएंगे प्रत्यास्थता क्या होती है? जैसे ये पहले एक दो एग्जाम्पल समझिए, फिर परिभाषा और भाषा होता है, ताकि आप समझ तो डेवलप कर पाएँ कि भाई क्या है। आप एक रबड़ ले लीजिए, ठीक है, रबड़ वो बांधने वाली गेटिस जो होती है, आप रबड़ लीजिए, उसको खींचना शुरू करिए, खींचते हैं और खींचने पर छोड़िए, छोड़कर जैसे ही आप छोड़ेंगे क्या होगा, वापस अपनी अवस्था में आएगी। तो यानी हम कह रहे हैं कि अगर आप बात करेंगे रबर की, तो रबर क्या छोटी सी होगी, अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हमने क्या किया, उस पर बल लगाया, जब बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था क्या हुई, परिवर्तित हुई, अवस्था परिवर्तित हुई, और जैसे ही हमने वो बल छोड़ा वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आया। यही चीज़ प्रत्यास्थता है, समझ रहे हैं? ये घटना क्या है, प्रत्यास्थता की है। अब जरा इनको शब्दों में समझते हैं, परिभाषा और भाषा में क्या है। यानी आप जानते कि भाई कौन सी चीज़ है कि दबाएंगे, कोई बॉल ले लो रबड़ की हो, उसको दबाओ, दब जाती है, दबने के बाद छोड़ोगे तो दबी रह जाती कि वापस लौट आती, वापस लौट आती ना। ये गुण प्रत्यास्थता है। आप गीली मिट्टी ले लो, गीली मिट्टी का मतलब है कीचड़, चैला, ठीक है, गीली मिट्टी ले लीजिए, बहुत गीली ना हो, मान लपसी ऐसी, मतलब ठीक है, गीली हो कि आप उसका लड्डू वड्डू बना सकें। आप गीली मिट्टी लीजिए, उसका लड्डू वड्डू बना के रखिए और उसमें एक उंगली ऐसे लगा दीजिए, दब जाएगा क्या, वो वापस लौट आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब है वो प्रत्यास्थता, यही गुण है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो अगर प्रत्यास्थता की बात करें या इलास्टिसिटी की बात करें तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, यदि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में रखी है, अगर उस पर हम कोई बल लगाएं, उस बल को क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। जो भी बल आकृतियों में चेंज करेगा वो क्या होगा, डिस्टॉर्शन या विरूपक बल होगा। समझ रहे हैं? हमने क्या किया, कोई वस्तु लिया, उस पर हमने कोई बल लगाया, कोई विरूपक बल लगाया। विरूपक बल लगाएंगे तो उसकी आकृति विरूपित हो जाएगी, होगी नहीं होगी, और आकृति उसकी क्या हो जाएगी, विरूपित हो जाएगी। अगर हम उस विरूपक बल को वापस हटा लें तो वो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आए। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। फिर से सुनिए, जब भी किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो उसकी अवस्था में कुछ परिवर्तन होता है, होता है। अब अगर अवस्था में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो अवस्था में परिवर्तन वो तभी तक रहेगा जब तक हम उस पर बाह्य बल लगाए हुए हैं। हमने बाह्य बल हटाया, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आया। इस गुण को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें ये गुण पाया जाता है उनको क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अब इनमें मुख्यतः दो चीजें, एक प्रतिबल और एक विकृति। अगर प्रत्यास्थता की घटना है तो प्रत्यास्थता की घटना इसीलिए तो है, हम उस पर कुछ धक्का उक्का दे रहे हैं ना बल, ऐसा तो नहीं यहाँ पे रबड़ रखी थी, हम यहाँ इसको देख रहे हैं, वो आराम से बढ़ घट रही है, ऐसे होता है क्या? नहीं, हम उस पर कुछ बल लगाएंगे ना कुछ, इसीलिए तो घटना होगी। और बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन होगा। तो बल की अगर बात करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। जो हम बल लगाएंगे, प्रतिबल, ठीक है, समझ रहे हैं? प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब क्या हो गया, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। और एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं, दाब भी तो कहते हैं। तो P बराबर F/A होता है, ये तो सूत्र होता है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए, अगर इसको 1 कर दें तो F बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और इसी को हम प्रतिबल भी कहते हैं। प्रतिबल, प्रति क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। तो यानी जो हम विरूपक यानी डिस्टॉर्शन करने के लिए जो हम बल लगाते हैं उस पर,
या जो हम दाब अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल लगाने के बाद जैसे ये आपका पेन है, हमने इसको क्या कर दिया, खूब दबा दिया। रबर का होता मान लीजिए, तो ये दब के छोटा सा रह गया होता, तो इसकी आकार में कुछ विरूपण आ गया, इसकी आकृति विकृत हो गई कि नहीं होगी। इतनी लंबाई थी, दाब दिया तो लंबाई कम हो गई होगी, तो कमी तो हो गई होगी। इसको हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति का मतलब है प्रारंभिक के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ है। अगर लंबाई है तो डेल्टा एल अपान एल, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी एल, परिवर्तित कितनी हो गई डेल्टा एल। तो प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो गया है उसको क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ये आपकी लंबाई की विकृति यानी रेखीय विकृति। क्षेत्रफल की बात कर देंगे, यानी कहीं क्या है, जैसे क्षेत्रफल है किसी चीज़ का, भाई इसको ले लें हम, ये तो लंबाई की बात कर रहे थे हम, दबाया हुआ है। अब इसको ले लें तो इस पर क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। अब इसको हम दबा दें, हालांकि दबेगा नहीं, लेकिन अगर क्या करें, इसको हम दबा दें कस के, मान लीजिए, तो मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ होती है इस पर कि क्या हो जाता, दब हो जाता। तो अगर ये चीज़ इसका दब जाता तो क्या होता, इसका आकार कुछ कम हो गया होता, हो जाता नहीं हो जाता। भाई अब इतना बड़ा दिख रहा है, अगर हम कस के दाब देते तो क्या होता, आकार कुछ कम हो जाता थोड़ा बहुत। अब अगर आकार कुछ थोड़ा बहुत कम हो जाता, जब हम फिर बल हटाते तो क्या होता, फिर वापस लौटाता। तो ये घटना काय की थी, प्रत्यास्थता की थी। बल लगाया हमने, बल लगा के क्या हुआ, कुछ कम हुआ। बल लगाने के बाद क्या हो गया, कुछ कम हो गया। क्या कम हुआ, क्षेत्रफल कम हुआ ना इस बार भाई क्षेत्रफल था, लंबाई भी थी और चौड़ाई भी थी। तो इस बार अगर हमने दबाया है तो क्या कम हुआ, क्षेत्रफल कम हुआ है ना। तो अगर क्षेत्रफल कम हुआ है तो परिवर्तन कहाँ में हुआ, क्षेत्रफल में। प्रारंभिक क्षेत्रफल इसका कुछ रहा होगा ए वे, यही तो रहा होगा। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल अगर आपका ए रहा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा ए हो गया। तो ये जो आएगा ये आपका क्षेत्रीय विकृति आएगी या क्षेत्रफलीय विकृति आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आयतन में परिवर्तन कर देंगे तो क्या हो जाएगी, आयतन विकृति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हुक का नियम। इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कोशिश रहेगी कि आज ही थ्योरी के हिस्से के आज खत्म हो जाएगा, प्रूफ और लिखाने उखाने वाला 3-4 दिन में आगे लिख जाएगा। अब आता है इसमें हुक का नियम। एक चीज़ आप समझ गए, प्रत्यास्थता समझ गए, परिभाषा आपने सुन ली कि अगर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वो क्या करता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है या आकार में परिवर्तन करता है। अगर हम वो बल हटा लें और वो कण वापस अपनी अवस्था में लौट आए तो हम इस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, और उस वस्तु को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। ठीक है, जो बल लगाएंगे उस बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। जो बल लगाने पर परिवर्तन हुआ है, चेंज वेंज हुआ, उसको हम क्या कह रहे हैं, विकृति कह रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हुक का नियम। हुक एक साइंटिस्ट थे, हुक का नियम। ठीक है, एक साथ नहीं कहना है वरना हुक्का हो जाएगा। ठीक है, हुक का नियम, तो हुक का नियम नहीं, हुक का नियम। तो जब हुक का नियम हम लिखेंगे तो अब इसका मतलब क्या होगा कि सदैव प्रतिबल और विकृत एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जाहिर सी बात है, जितना हम दबाएंगे उतना ही तो दबेगा ही, यानी कहने का जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो सदैव प्रतिबल किसके प्रोपोर्शनल होता है, विकृति के। जितना ज़्यादा बल लगाएंगे विकृति उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं, खूब कस के ऐसे है, कोई सामान रखा है उस पर हल्का सा बल लगाओ तो सिस्टमेटिक है, ऐसे पकड़ो मार गुजेट दो कस के, तो क्या होगा, हर तरफ से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा बल लगाएंगे यानी जितना ज़्यादा प्रतिबल लगाएंगे उस पर विकृति क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए कहा जाता है प्रतिबल प्रोपोर्शनल का एक ही होता है, विकृति के होता है। ठीक है, प्रतिबल प्रोपोर्शनल का है कि है, विकृति के है। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कोई नियतांक लगा देंगे, वो नियतांक गुणांक कहलाते हैं। जैसे प्रत्यास्थता गुणांक, अगर हमने क्या लिया, इस यहाँ पर एक गुणांक या एक कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट हमारे क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। अगर हमने लंबाई में परिवर्तन किया है, कुछ लंबाई उम्बाई घटाई बढ़ाई है, मतलब प्रतिबल लगाया है और विकृति काहे में हुई, लंबाई उम्बाई, तो इसका मतलब है कौन सा गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अगर हमने किसी आयतन वाली चीज़ पर लगाया है तो क्या हो जाएगा, आयतन वायतन उसका चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। इसी तरह से एंगल पर लगा देंगे तो उसको बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, एक नियतांक लगाओगे, जो भी नियतांक आएगा, एक्स मान लेते हैं अगर, तो उस एक्स को ही हम क्या कहते हैं, विभिन्न चीज़ों के गुणांक कहते हैं।
अगर आपका लंबाई में परिवर्तन हो गया तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। आयतन में परिवर्तन हो गया तो आपका क्या हो गया, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। अगर आपका क्या हो गया, ठीक है, आपने धक्का दिया उसका क्षेत्रफल उस पर बदल रहा है लेकिन एंगल पर बदल रहा है तो वो क्या हो गया, आपका दृढ़ता गुणांक हो गया। ये आपके क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। अब इसमें एक चीज आती है प्रत्यास्थता की सीमा, क्या आती है, प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या होना चाहिए, प्रत्यास्थता की सीमा से क्या मतलब है। किसी चीज़ की लिमिट होती है तो किसी भी चीज़ की लिमिट यानी सीमा का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी सीमा है, हमारी सीमा का मतलब वो कोई वो वाली नहीं लिमिट, ठीक है। सीमा का मतलब कोई दूसरी सीमा मत समझ लेना कि हमारी सीमा, ठीक है। यानी सीमा की अगर बात करें, सीमा का मतलब बाउंड्री लाइन आप कह दो, लिमिट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे हमने कह दिया ये हमारी लिमिट है, ये हमारी सीमा है, तो ये हमारी सीमा है, इसका मतलब क्या है भैया, इसके बाहर हमारा प्रभाव क्षेत्र नहीं है, इसके बाहर हमको जाना नहीं चाहिए, अगर हम जाते हैं तो चक्कर में पड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए बाउंड्री लाइन का मतलब होता है लिमिटेशन, सभी में अपनी क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं। कहते हैं भैया काम कोई भी करो लेकिन लिमिट क्रॉस मत करो, ये तो कहा जाता है कहावत, लिमिट क्रॉस नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप बिगड़ो भी अगर, समझ रहे हैं, तो एक लिमिट तक बिगड़ो। क्यों, क्योंकि अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी, अभी आप देखेंगे यहाँ पर, अभी जो बताने जा रहे हैं उसी को देखेंगे, अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी फिर वापस लौटना बड़ा कठिन काम है, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यास्थता की बात कर रहे हैं, पहले प्रत्यास्थता की सीमा बात कर लें, फिर उसके बाद जनरल सीमा की बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रत्यास्थता की सीमा, तो प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब है रबड़ लो, खींचना शुरू करो, खींचते जाओगे, छोड़ेंगे कहाँ जाएगी, वापस आएगी, ठीक है, और कहीं नहीं जाएगी। अगर हमने क्या किया, रबड़ लिया, खींचना शुरू किया तो खींच रही है, यहाँ तक खींचा था, छोड़ दिया, यहाँ गई, फिर खींचा यहाँ तक, फिर छोड़ा, फिर वो पहुँच गई, सोच रहे हैं और खींच दें, फिर खींचा, छोड़ा और गई, ठीक है, फिर एक बार खींचा, सोच रहे हैं और खींच दें, अब खींचा, टूट गई, तो अब क्या वापस जाएगी, नहीं जाएगी। इसका मतलब है उसकी लिमिट एक्सीड हो गई, यानी प्रत्यास्थता की सीमा पार हो गई। इसी तरह से स्प्रिंग का केस ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ये तो टूटने वाली घटना है, टूट ही गई तो खत्म ही हो गया। स्प्रिंग में समझ लो, स्प्रिंग होती है, खींचो थोड़ा सा, क्या होती है, वापस जाती है, थोड़ा और जोर लगा के खींचो, वापस जाती है, थोड़ा और ताकत लगाई, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर वापस चली जाएगी, और ज़्यादा लगा दोगे क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, फिर उसको दबाते रहो, क्या वापस जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है इस समय हमने क्या कर दिया है, उसकी लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, जितनी उसकी लिमिट थी, जितना वो झेल सकता था बल, हमने उससे ज़्यादा लगा दिया बल, टूटा नहीं है लेकिन उसकी लिमिट एक्सीड हो गई। अब वो भैया वो घटना नहीं दिखा रहा है, हाँ, अब वो प्रत्यास्थता की घटना नहीं दिखा रहा है, प्रत्यास्थता उसकी गई, इसी को कहते हैं लिमिट। प्रत्यास्थता खत्म हुआ है, यानी अगर हम क्या कर दें, बल लगाते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी या एक बल ऐसा आ जाएगा, समझ रहे हैं, जब हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, बल लगाते 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 बल की एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि अगर हम उसमें अब परिवर्तन कर देंगे तो वो परिवर्तन स्थायी हो जाएगा, अब वो भैया वापस नहीं लौट पाएंगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता की सीमा कह देंगे, ठीक है। तो आपका मुख्यतः क्या हुआ, प्रत्यास्थता हो गई, प्रतिबल हो गया, विकृति हो गई, ठीक है, गुणांक हो गए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता की लिमिट और, ठीक है, हुक का नियम, ठीक है। प्रत्यास्थता में आपका इतना ही है। अब इसके अतिरिक्त जो है वो प्रूफ है कि कौन सी विकृत है, अनुदैर्ध्य विकृत है कि किस तरह की विकृत है, इसका मतलब है प्रूफ है, ठीक है। एक और कारण होता है कि अगर बात करें रबर और स्टील, ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है सुना हो, देखा हो, ना देखा हो तो सुनिए कि रबर और स्टील में कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है, बताएं। रबर और स्टील में, स्टील समझते हैं, बर्तन होते हैं, रबर भी समझते होंगे, रबर और स्टील में प्रत्यास्थता तो समझते हैं ना, खींचें वापस आ जाए, ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। रबर और स्टील में कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है, बताएं। स्टील, कुछ लोग रबर बोल रहे हैं, कुछ लोग स्टील बोल रहे हैं। रबर, चलिए कोई बात नहीं, जो स्टील बोल रहे हैं क्या वो कारण बता सकते हैं,
हाँ बताओ। सर अगर जो सर स्टील को सर एक लिमिट तक सर अगर जो प्रत्यास्थ किया जाए तो सर रबड़ से सर ज्यादा खिंच जाएगी। यस। और कोई बताएगा कारण? जो स्टील जिसने बताई है वो कोई कारण बताए, क्योंकि रबर वाले तो कारण जानते हैं, रबर वालों को क्या पूछें हम, तो अभी हम बता रहे हैं रबर खिंच बहुत रही है। तो जिन्होंने स्टील आंसर बताया इसका, वो इसका कारण अगर बता सकते हो इनके अतिरिक्त कोई तो बताए। देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। जो कारण बताया हालांकि वो नहीं है, इसका उल्टा कारण है। अगर हम बात करेंगे रबर की, तो रबर को हम खींचते हैं, हमको परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, ये अगर कोई चीज़ होती, कुछ भी होता दबने वाला, हम यहाँ पर फोर्स लगाते दबता, जैसे ही फोर्स छोड़ते तुरंत खट्टे से वापस आता, इसका मतलब है प्रत्यास्थ है। स्टील की बात करेंगे, स्टील पे हम बल लगाएंगे, ऐसा कभी संभव नहीं है कि किसी वस्तु पर हम बल लगाएं उसमें परिवर्तन ना हो। कि संभव है? हम इस पर भी बल लगा रहे हैं तो कुछ तो परिवर्तन हो रहा होगा ना। इसके पार्टिकल बेचारे दबे कुचले पड़े होंगे अंदर, अरे हटाओ यार, यही तो कर रहे होंगे, ये कह रहे होंगे, हालांकि परिवर्तन हो नहीं रहा है। अभी आप हैं, अभी आपको हम क्या करें, 3 लोग बैठे हैं, जाए हमार धक्का दे देंगे किनारे, तो आप क्या करेंगे, एक पड़ोस में चले जाएंगे, क्या सोचोगे, यही तो सोचोगे अरे हटे ऊपर जल्दी, रिलैक्स हो। यानी जैसे ही फोर्स हटता है तुरंत क्या होता है, रिलैक्सिंग आती है। ये हर सबका रूल है। कहीं आप मार भीड़ भाड़ में हो, टिकट लेने जा रहे हो, किसी का मार भीड़ भाड़, हाँ अब जब निकल के आए तो बढ़िया गहरी सांस ले रहे हैं कि अब सुकून मिला है। क्यों? क्योंकि भैया अपना क्षेत्रफल हमने बढ़ाया है, यानी रिलैक्स हुए हैं, वहाँ प्रेशर हमारा रिलीज हुआ है तो हम आराम से आए हैं। तो होता क्या है, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आंसर वही सही है कि स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है, लेकिन क्यों, ऐसे देखिएगा, ये रबर है, मान लीजिए हमने इसको दबाया, तो जब हम इसको दबाएंगे तो हमको दबता हुआ दिख रहा है, दिखा, हमने हटा लिया तो वापस आया, तो इसका मतलब है प्रोसेस बहुत तेज नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हमको दबा हुआ दिख रहा है, समझ रहे हैं? अगर दबा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब हमने बल हटाया है, कुछ समय तो लगा है इसको वापस आने में, तभी तो हमको दिखा यार। स्टील है, स्टील में हमने कस के दबाया तो दबा तो होगा। अब आपको लगता है नहीं दबा है, हमको भी लगता है नहीं दबा है। स्टील की अगर बात करेंगे तो हम देख रहे हैं, हमको भी लग रहा है अच्छा नहीं दब रही है, आप देख रहे हैं दबती उतनी कहाँ है स्टील, यार लग रहा है नहीं दब रही। लेकिन अगर उसको अध्ययन किया जाएगा, देखा जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ उसका डिस्टॉर्शन हुआ होगा। जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया उसके कण आसपास जाने की कोशिश कर रहे होंगे, बस ये है मजबूती से बने हैं तो उनको चेंज कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा। तो जब परिवर्तन हुआ होगा, हमने फोर्स हटाया तो वो इतनी जल्दी वापस आए हैं कि हमको दिखाई नहीं पड़ा। हमको ये लग रहा है कि भैया इसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, जबकि स्टील में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन जब आप सूक्ष्मदर्शी या किसी चीज़ से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम स्टील पर भी फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगा है, लेकिन वो बहुत जल्दी वापस आया, हमने हटाया और वो वापस आ गया, हमको दिखाई नहीं, हमको लग रहा है अच्छा ये तो दबी ही नहीं थी। इसलिए कहा जाता है कि भैया उसमें क्या है, जो लिमिट है वो क्या कर रहा है, तुरंत अपनी रिकवरी ले रहा है। जितनी जल्दी जो चीज़ वापस होगी वो चीज़ उतनी जल्दी क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। रबर को आप दबाइए तुरंत वापस लौट कर आती है, क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। स्टील को दबाओगे और जल्दी वापस लौट कर आएगी, इतनी जल्दी वापस लौट कर आएगी कि उसका डिस्टॉर्शन ही हमको नहीं दिख रहा है, उसमें जो विकृति हो रही है वही हमको नहीं दिख रही है। इसलिए कहा जाता है कि स्टील क्या है, ज़्यादा प्रत्यास्थ है, काहे से, रबर से। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? लगभग आप कह सकते हो ये हिस्सा जो आपका चैप्टर का पूरा हिस्सा है वो आपका हो गया। अब इसमें केवल क्या बचे हैं, बस वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक और ये सब इनके प्रूफ करने को बचे हैं थोड़े बहुत, कि कहाँ से क्या निकल कर आता है, क्या नहीं आता है। इस तरह से अगर आप कहेंगे तो ये आपकी क्या है, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता दी। प्रत्यास्थता के बाद अगर अगले चैप्टर की बात करेंगे तो अगला चैप्टर आपका मिलेगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव पढ़ा देंगे, अद्रव वाला पढ़ा देंगे, वो एक ही जैसे लगभग है, चाहे बर्नौली प्रमेय वाला पढ़ा देंगे, हम देख लेंगे जो भी आपका किताब में होगा उसको हम पहले पढ़ा देंगे। ठीक है, तरल दाब करके एक होता है, अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, यानी आप कह सकते हैं कि अब जितना बड़ा सिस्टम था वो सब निकल गया। अब जैसे आपने देखा आज प्रत्यास्थता खत्म हो गया, ठीक है, यानी सुनने की दृष्टि से क्या प्रत्यास्थता खत्म है। अगर लिखने की दृष्टि से आपसे कह दिया जाए डायरेक्ट लिखो तो कुछ लिख तो सकते ही, थोड़ा बहुत प्रूफ छोड़ दिया जाए, और इसमें प्रूफ ज़्यादा आते भी नहीं। इसमें क्या है, प्रत्यास्थता आएगी, लिमिट ऑफ प्रत्यास्थता की आएगी, हुक का नियम आएगा, ठीक है, उसके साथ साथ वही जो भी बताया स्टील और रबर में कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है, कारण से बताओ, ये आएगा। तो ये सब क्या है, आपको कारण हमने बता ही दिए हैं, आप अगर होंगे तो लिख भी लेंगे। प्रश्न तनाव भी ऐसे ही एक दिन में
ख़त्म हो जाएगा बोल देने पे। श्यांता व्यंता वाला हिस्सा है वो भी एक दिन में ख़त्म। आपका तरल दाब है, मैक्सिमम एक दिन, उसमें तो लिखाने और पढ़ाने का दोनों में एक दिन लगे, क्योंकि खाली एक नियम है उसमें ठीक है, पास्कल का नियम, और कुछ है ही नहीं उसमें। क्योंकि द्रव क्या होता है, सभी जगहों पर बराबर दाब लगाता है, खाली पास्कल का नियम है और उसमें कुछ नहीं। जो आपका बर्नौली वाला प्रमेय है, ठीक है, बर्नौली वाला जो चैप्टर है थोड़ा द्रवों का प्रवाह, ठीक है, वो थोड़ा सा समय लेगा, 2-4 दिन। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बचा है कि अगर आप कहें, ठीक है, जहाँ तक आपके कराया जा रहा है उसके पीछे पीछे ही चल रहे हैं, करा देंगे। कहाँ तक करा दिया गया आपके स्कूल में? कुछ ऊष्मागत की, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक आपका पहुँचेगा वहाँ, ठीक है, जब तक पेपर आएंगे तब तक हम भी वहाँ तक आपको कंफर्म करा देंगे सब। गैसों का आवर्त सिद्धांत वो ऊष्मागतिकी का ही हिस्सा है अगला, ठीक है। उसमें यही जो ऊष्मीय वेग और ये सब होता है, यही सब पढ़ा रहे होंगे शायद। हाँ, वही चीज़ें जो आपने